बच्चों के स्कूल और पति के ऑफिस जाते ही पूर्णिमा आज घर की साफ सफाई में जुट गई थी। ये वही सफाई है जो हर स्त्री महीने में 2 या 3 बार कमर कसकर करती है। दीवारें पर लटके जालों की सफाई, वॉशरूम की चिकनाहट की सफाई, बालकनी में लगे पौधे की कटाई छटाई के साथ बालकनी की सफाई। इतनी सफाई करते करते ही दोपहर के 1 बज गए। घड़ी देखकर वह फटाफट नहाने को चल दी। अमूमन वह रोज़ सुबह ही नहा लेती थी, लेकिन घर की साफ सफाई के चलते उसे आज देर हो गई। उसके बाद दोपहर का खाना खाकर वह 2 घड़ी सुस्ताने को बैठी ही थी कि बच्चे के आने का समय हो गया। बच्चे के आते ही वह उनके खाने पीने होमवर्क कराने में जुटी तो शाम के खाने का वक्त हो गया। वह शाम का खाना बनाकर फुर्सत होने को ही थी कि अनंत ऑफिस से आ गए। अनंत कपड़े बदलकर लिविंग रूम में बैठे ही थे कि पूर्णिमा फटाफट गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर हाजिर हो गई। उसके बिखरे हुए बाल कंधे से होकर कमर पर बांधा दुपट्टा और हाथों से आती आटे तेल और मसालों की गंध से अनंत खिजला हुआ बोला, हद है यार, दिन भर का थका हारा व्यक्ति इस उम्मीद के साथ घर लौटता है कि उसकी बनी सांवरी खूबसूरत सी वाइफ उसका गर्मजोशी से वेलकम करेगी। और तुम हो कि देखो कैसी बेढंगी सी मिलती हो। बेढंगी मतलब ये कि यह गंदा सा पुराना किचन की बदबू से भरा सूट और ये बेहतरीन बिखरे हुए बाल। उफ, भगवान ही मालिक है तुम जैसी महिलाओं का। अनंत ने मुंह बनाते हुए कॉफ़ी का एक सिप लिया। सॉरी, आज घर का बहुत ज़्यादा काम पड़ गया, इसलिए बाल नहीं संवार पाई। आज क्या, तुम्हारा तो ये रोज़ का रोना है। 35 की हो पर लगती 40 जैसी हो। अनंत के ये शब्द पूर्णिमा के मन में कहीं भून से गए। 35 की हो पर लगती। अपने गालों को छूकर वह सोचने लगी, क्या सच में वह अपनी उम्र से ज़्यादा की नज़र आने लगी है? क्या अब वाकई में उसे घर परिवार के साथ साथ खुद पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए? कुछ सोचती हुई वह सबको डिनर परोसने लगी। दूसरे दिन उसने घर का काम जल्दी जल्दी ख़त्म किया। कुछ काम उसने कल के लिए भी छोड़े। कई दिनों बाद उसने अपने शरीर पर उपटन लगाया, बालों को धोकर उन पर सीरम मला, पुराना पड़ा परफ्यूम खुद पर छिकड़ा और अलमारी से आसमानी रंग का एक नया सा सूट निकालकर पहन लिया। साँझ होते ही घर की डोरबेल बजी तो वह उत्साह से दरवाजे की तरफ दौड़ी। सामने थका सा आनंद था। उसका बैग थामते ही वह पानी लेने को दौड़ी। जुल्फ़ों को संवारती वह आनंद के बगल में बैठ गई। आज उसकी जुल्फ़ें रोज़ से कहीं ज़्यादा रेशमी थी। पूर्ण नहीं तो कम से कम अर्धचंद सी तो आज लग ही रही थी। कॉफ़ी बना दूँ? पूर्णिमा के पूछने पर अनंत के शर्ट का बटन खोलते हुए सिर्फ हाँ में सिर हिलाया तो पूर्णिमा पहले से फेंट कर रखी कॉफ़ी में गर्म खौलता हुआ दूध डालकर ले आई। वह फिर अनंत के पास इस उम्मीद से बैठ गई कि शायद अनंत उसमें कुछ नोटिस करते हुए
उसकी तारीफ में 2 शब्द कहेंगे, पर नहीं, अनंत ने कुछ नहीं कहा। स्त्रियों के साथ ऐसा अक्सर होता है। उनकी गंध, उनके दोष, उनकी बेहतरीन बिखरी हुई जुल्फ़ें तो सबको नज़र आती है, पर नहीं नज़र आता तो कभी कभार संवारा हुआ उनका मन, कभी कभार महकती हुई उनकी जुल्फ़ें, कभी कभार सिंगार की हुई उनकी उम्मीदें। इसलिए शायद कल तक पूर्णिमा से लिपटी रसोई से मसालों की गंध, उसकी टेढ़ी चोटी, थकी हुई आँखों का फैला हुआ काजल तो आनंद को नज़र आ गया था, पर आज का उसका संवारा हुआ रूप उसे तनिक भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत देर तक पूर्णिमा ने खुद को अनंत के सामने तरह तरह से प्रस्तुत किया, पर हार मानकर वह रात सबके सोने के बाद उपेक्षित सा भाव लेकर बहुत कुछ सोचती हुई सो गई। रात देर से नींद आने के कारण सुबह देर से नींद खुली तो घड़ी की ओर देखते ही वह बिखरे हुए बालों को कलश में कैद करती हुई हड़बड़ा कर उठी। दोनों बच्चों का टिफ़िन तैयार कर उन्हें स्कूल भेजा और फिर अनंत को ऑफिस जाते हुए अनंत ने उसके उदास चेहरे को देखकर पूछा, क्या हुआ, ऐसा दुखी चेहरा क्यों बना रखा है? कुछ नहीं, बस ज़रा सा सिर में दर्द है। ओके, मेडिसिन है या लाकर दे दूँ? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, ज़रा देर आराम कर लूँगी तो ठीक हो जाएगा। अब काम ही क्या है, सारा दिन आराम ही तो है तुम्हें। ओके बाय कहते हुए अनंत चला गया। यहाँ उदास मन लेकर पूर्णिमा घर के काम समेटने में लग गई। हम महिलाएं भी अजीब होती हैं ना, घर परिवार को समेटते समेटते खुद कब बिखर जाती हैं पता ही नहीं चलता। काम से फुर्सत पाकर वह लेटी ही थी कि दोपहर 1 बजे के करीब डोरबेल बजी। इस वक्त कौन होगा, सोचते हुए पूर्णिमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने नूरा खड़ी थी। नूरा तुम? वह उत्साह में नूरा का नाम लेती हुई उसके गले लग गई। नूरा पूर्णिमा के बचपन की सहेली थी, बैंक मैनेजर थी, इसलिए बैंक के कुछ काम से कानपुर से लखनऊ आई हुई थी। वाओ यार, व्हाट्स अप सरप्राइज, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गई? पूर्णिमा तुम भी ना सब भूल जाती हो। बोला तो था तुम्हें कि लखनऊ आ रही हूँ, हो सके तो तुमसे भी मिल लूँगी। आज जैसे ही बैंक का काम ख़त्म करके थोड़ा वक्त मिला, सीधे तुम्हारे बताए पते पर चली आई। अच्छा किया, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं ना हम। हाँ, शायद मेरे सोहेल भाईजान के निकाह के बाद, तभी तो आई थी तुम कानपुर। अब तो तुम कानपुर आती ही नहीं, और आती भी हो तो मुझे बिना मिले ही लखनऊ वापस निकल जाती हो। नहीं यार नूरा, ऐसी बात नहीं है। एक तो सच में कानपुर जाना नहीं हो पाता, और जाती भी हूँ तो 2-4 रोज़ को ही। इतने में तो माँ के पास ही ठीक से नहीं बैठ पाती, फिर इतने कम समय में तुमसे कैसे मिलना हो पाता? बोलो। पूर्णिमा ने बात करते हुए ही उसे लिविंग रूम में पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। वाह, क्या सोफ़ा है, ब्लू पर रेड कुशन कितना प्यारा लुक दे रहे हैं ना। क्या शानदार इंटीरियर है तेरे घर का।
नूरा ने लिविंग रूम के चारों ओर नज़रें दौड़ाते हुए कहा, सब अनंत की पसंद के हिसाब से सजाया है। उन्हें सजा संवरा घर बहुत पसंद है। पूर्णिमा ने खुश होते हुए कहा। तो नूरा ने पूर्णिमा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, खैर वो सब छोड़ और ये बता कि कैसी चल रही है तेरी हैप्पी मैरिड लाइफ ऑन सेट ना, और तुम्हारा वो ब्यूटिशियन बनने का सपना, उसका क्या? लड़की के कुंवारे सपने, उनकी शादी के साथ वे अपने ही ब्याह जाते हैं, घर गृहस्थी में सब छू हो जाते हैं। रहने दो तुम अपने बेकार के ये फलसफे, कुछ करने वाले हर हाल में कुछ न कुछ कर ही जाते हैं। खैर छोड़ो ये सब और सुनाओ, अब कितना बदल गई है। हमेशा टशन में रहने वाली पूर्णिमा, फैशन की ओपनर कहलाने वाली पूर्णिमा, मेकअप की तरह नई बारीकी बताने वाली पूर्णिमा तो अब तुम्हें कहाँ नज़र नहीं आ रही। अब मैं रही कहाँ। ज़िंदगी में पूर्णिमा से अमावस्या कर डाला। पूर्णिमा की इस उदास बात पर सोफे पर खुद को और फैलाती हुई नूरा ने पूछा, क्या बात है अनंत, प्यार नहीं करते क्या तुझे? एक चुप्पी के बाद पूर्णिमा बोली, बहुत प्यार करते हैं पर मुझे लगता है कि पुरुषों के लिए प्यार की परिभाषा हम स्त्रियों से अलग होती है। वो कैसे? नूरा ने रेड कुशन को अपनी बाहों में भरते हुए पूछा। स्त्री पुरुष के रहन सहन पर, उसके पहनावे पर, उसकी पसंद नापसंद पर कोई प्रश्न लगाती है क्या? वह तो उसे जैसा है रहने देती है, लेकिन पुरुष को पत्नी के रूप में बिल्कुल परफेक्ट वाइफ चाहिए होती है, जो उसके हिसाब से मेकअप करे, कपड़े पहने और अपने आप को मेंटेन रखे। अपनी इसी रोका टोकी को वह बड़े प्यार से प्यार का नाम दे देते हैं। समझ में नहीं आता कि ये कैसा प्यार हुआ भला। मतलब अनंत तुझे ऐसे प्यार करता है? हाँ, ये क्या बात हुई? स्त्री हो या पुरुष, आखिरकार रहना तो सबको अपने ढंग से ही चाहिए। तो अनंत से कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूँ? मैं घर पर बेकार की बहस नहीं चाहती। जैसा जो है सो ठीक है। पार्थ और पर्व भी तो अब बड़े हो रहे हैं। हमारी बहस का बेटों पर भी तो असर पड़ता है। अपने पापा की देखा देखी अब वे भी मुझे टोकने लगे। मॉम, ये मत पहनो, वो पहनो, ऐसे मत रहो, वैसे रहो। उनके पेरेंट्स मीटिंग में जाने से पहले वे मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट करते हैं। यह तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। पति तो पति, मेरे बच्चे भी। नूरा ने आश्चर्य से पूछा। पूर्णिमा कॉफ़ी बनाने को किचन में चल दी। कुछ देर सोचती हुई नूरा बोली, वैसे देखा जाए तो ये पति, बच्चे और भाई हमेशा हम पर इसी तरह से अपना प्यार क्यों जताते हैं? इनकी पत्नी, माँ, बहन इनके तरीके से रहे हमेशा। एक लड़की या स्त्री पर यह हक जताते रहना ही इनका प्यार रहा है। पूर्णिमा बोली, मैंने तो बचपन से दूसरों के हिसाब से ही रहना सीखा है। सिर्फ पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी इस तरह के प्यार जताने में खूब माहिर रही हैं। अच्छा, वो कैसे? देखो, बचपन में मुझे पिता और भाई ज़्यादा सजने संवरने से मना करते थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी बहन पर किसी की गंदी नज़र न पड़े। बड़ी हुई तो माँ यह बोलकर टोकने लगी, भले घर की लड़कियाँ ज़्यादा मेकअप नहीं किया करती
और तुम तो जानती हो मेरा सजना संवरना तो बचपन से पहला शौक़ रहा, सच में। और तू क्या गजब गजब के हेयर स्टाइल बनाती थी। तेरे मेकअप की सब तारीफ़ें करते थे, परंतु शादी के बाद तूने अपना पार्लर क्यों नहीं खोला। मुझे दूसरों को सजाने में मज़ा तो आता है, पर उससे ज़्यादा मुझे खुद को सजाने में आनंद मिलता है। लेकिन ये बात आज तक किसी ने समझी ही नहीं। सभी मुझे जीवन भर अपने हिसाब से सजाते रहे। आनंद को दिखाई गई तो माँ ने अपना पूरा मेकअप मुझ पर लगाकर उसके और उसके परिवार वाले के सामने खड़ा कर दिया। जब ब्याह कर आई तो सास ननद यह कहकर अपने हिसाब से सजाने लगी कि हमारे यहाँ सीधे पल्लू की साड़ी पहनते हैं, हमारे यहाँ लाल नहीं नारंगी सिंदूर भरते हैं, हमारे यहाँ वो। पूर्णिमा की इस बात पर नूरा जोर से हंस पड़ी। हंस क्या रही हो, सच ही तो कह रही हूँ। बचपन में माँ कहती थी ज़्यादा सज संवर कर मत रहा करो, लोगों की बुरी नज़र लग जाती है। उसके बाद आई सास ननद, वे कहने लगी अच्छे से सज संवर कर रहा करो, बहुएं तो ऐसी ही अच्छी लगती हैं। ज़्यादा सजने संवरने लगी तो पति ये कहकर गुस्सा करने लगे कि कितना समय लगाती हो मेकअप में, अरे इतना भी कोई तैयार होता है क्या। उनके कहने पर सजना संवरना कम किया तो अब कहते हैं कैसी बेढंगी सी घूमती हो, थोड़ा सज संवर कर रहा करो। पूर्णिमा की बात सुनकर नूरा पेट पकड़कर हंसने लगी। हंसने के साथ साथ नाश्ता भी करती जाओ, सब घर का बना है। पूरी टेबल पूर्णिमा ने तरह तरह के स्नैक्स से भरी तो नूरा मठरी की प्लेट से एक मठरी उठाते हुए बोली, वाह इतना सब कुछ तुम घर पर बनाती हो, और नहीं तो क्या। मेरे दोनों बेटे पार्थ और पर्व को घर का बना ही पसंद है। कुछ देर में नूरा की नज़र बालकनी पर पड़ी। वाह कितनी खूबसूरत बालकनी है, अच्छी खासी बागवानी कर रखी हो। आनंद के माँ पिताजी अक्सर आते जाते रहते हैं। यहाँ आकर उन्हें गांव की हरियाली याद आती है। अब उनके लिए गांव तो यहाँ ला नहीं सकती, लेकिन उनका मन यहाँ लगा रहे, इसलिए एक गार्डन उनके लिए हमेशा हरा भरा रखती हूँ। सबकी पसंद नापसंद का मुझे कितना ख्याल है पूर्णिमा, सिवाय अपनी पसंद के। छोड़ना, हम महिलाएं दूसरों के सांचे में ढलकर भी खुश रह लेती हैं, और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास अन्य विकल्प भी तो नहीं। तुम खुद के लिए भी जीना और सजना संवरना सीखो। पूर्णिमा कॉफ़ी का दूसरा कप बना लाई। उन दोनों सहेलियों के बीच बातें ज़्यादा और समय कम था। स्कूल, कॉलेज और कानपुर की गलियों की यादों को ताज़ा करती हुई वे कॉफ़ी की चुस्कियाँ ले ही रही थी कि नूरा के जाने का समय हो गया। नूरा के जाते ही पूर्णिमा के बच्चे स्कूल से आ गए और पूर्णिमा लग गई अपनी रोज़ की दिनचर्या में। कई दिनों बाद दोपहर के समय नूरा का फ़ोन आया। दोपहर काम के बाद वाली हल्की झपकी को तोड़ते हुए पूर्णिमा ने जैसे ही हाल रिसीव किया,
वहाँ से खनकती हुई आवाज़ आई, कैसी है मेरी फुल मून? मस्त हो। तुम्हारी आवाज़ से तो नहीं लग रहा कि तुम मस्त हो। ठीक हो ही बोल देती। मुझे पता भी है मस्त होना किसे कहते हैं। किसे कहते हैं तो पहले कानपुर आ, फिर बताती हूँ कि किसे कहते हैं मस्ती। कानपुर आऊँ पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरा बैंक और एक बहुत बड़ी ब्यूटी प्रोटेक्ट कंपनी मिलकर 3 दिनों का एक बहुत बड़ा इवेंट करा रहे हैं। उस इवेंट में देश की जानी मानी ब्यूटिशियन आ रही हैं। साथ ही प्रतिभागी के तौर पर वहाँ हर छोटी बड़ी ब्यूटिशियन अपने मेकअप का हुनर दिखाएंगी। अगर प्रतिभागी में वाकई टैलेंट होगा तो उसे मिलेगी पूरी 5 लाख रुपये की इनामी राशि और अपना पार्लर खोलने का अनुभव। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उस इवेंट का हिस्सा बनो। अरे मैं कहाँ यार, कब का सब भूल गई पूर्णिमा। हम हर चीज़ जीत हार के लिए ही क्यों करते हैं? कुछ चीज़ें हार जीत से परे हमें अपनी खुशी के लिए भी तो करनी चाहिए ना। आ जा, ये 3 दिन अपने हिसाब से जिले पर वर कुछ नहीं। तो कानपुर आ रही है, मतलब आ रही है। मैंने तेरे आने का सारा बंदोबस्त कर दिया है। इनसे और बच्चों से तो पूछना पड़ेगा ना। न जाने कब हम स्त्रियां पूछना बंद करके बताना सीखेंगे। खैर बता देना अपने अनंत और बच्चों को कि अगली 15, 16 और 17 तेरी तारीखें हैं, सिर्फ तेरी अपनी। अच्छा रखती हूँ, कहते हुए नूरा ने कॉल कट कर दी। अब पूर्णिमा के मन में यह सोच कर उथल पुथल मची हुई थी कि वह कैसे अनंत को बताएगी कि वह कानपुर अपने मायके वाले घर नहीं बल्कि अपने शौक पूरे करने जा रही है। पर जैसे ही वह उस इवेंट की कल्पना करती, उसके पेट में तितलियां उड़ने लगती। हिम्मत जुटाकर उसने ट्रॉली बैग उठाया और पैकिंग शुरू की। आज 13 तारीख थी, 2 दिन बाद ही उसे निकलना था। नूरा से बात करने के बाद से ही उसने कानपुर जाने का मूड बना लिया था। अपनी मेड को बहुत से काम सौंपकर उसने जाने की तैयारी शुरू कर दी। शाम को अनंत के आने के बाद अनंत और बच्चों को खाना परोसकर वह फिर पैकिंग में लग गई। अनंत ने उसे पैकिंग करते हुए आश्चर्य से देखा तो वह बोली, कानपुर में ब्यूटिशियन का एक बहुत शानदार इवेंट है, उसमें जा रही हूँ। बता रही हो या पूछ रही हो? इस बार बता ही रही हूँ। तुम खुद को बड़ी ब्यूटिशियन मानती हो? नहीं, वहाँ एक मेकअप कंपटीशन भी है। मैं तो उसमें पार्ट लूँगी। पागल हो गई हो क्या? खुद का मेकअप तो ठीक से तुमसे होता नहीं, दूसरों का क्या खाक मेकअप करोगी? आनंद के ताने का जवाब दिए बिना पूर्णिमा अपनी पैकिंग में लगी रही। दूसरे ही दिन अलसुबह पूर्णिमा कानपुर के लिए रवाना हो गई। आखिरकार अनंत ने उसके पक्के इरादे के सामने घुटने टेक दिए। अनमने मन से वह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। जाती हुई पूर्णिमा को उसने बेस्ट ऑफ लक तक नहीं कहा। दोनों एक मौन के साथ अपने अपने रास्ते निकल लिए। घर वापस लौटते ही अनंत बच्चों को स्कूल के लिए रवाना कर ऑफिस को चल दिया और वहां कानपुर पहुंचते ही पूर्णिमा इवेंट वाली जगह को
चल दी। ग्लैमर्स और ब्यूटी से भरी एक बेहद खूबसूरत आवाज़ दुनिया उसका स्वागत कर रही थी। पूर्णिमा के लिए सब कुछ मीठे सपनों सा था। पूर्णिमा अपने रूम जाकर इवेंट के लिए तैयार होने लगी। सुनहरे बॉर्डर वाली कॉटन सिल्क की कत्थई साड़ी में पूर्णिमा गजब ढा रही थी। उसके कानों में झूलते बड़े बड़े झुमके, आँखों का गहरा काजल, माथे की छोटी सी मरून बिंदी और लंबे खुले लहराते बाल उसकी आज़ादी का जश्न मना रहे थे। उसे इस रूप में देखकर नूरा कुछ देर देखती रह गई। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे तो अनंत भी कभी मुझे नहीं देखते। कैसे देखेंगे मेरी जान? मुझे नहीं लगता कि इससे पहले तुम कभी इतनी खूबसूरत लगी होगी। पता है डियर, तुम आज इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? क्यों? पूर्णिमा ने हाथों में प्लेन मरून कांच की चूड़ियाँ पहनते हुए पूछा। क्योंकि हम स्त्रियाँ हर दम दूसरों के लिए सजती रही। हर श्रृंगार हमारा दूसरे के लिए हुआ, जबकि हम खुद के लिए भी सज संवर सकती थी, जैसे आज तू सजी है खुद के लिए। बहुत हुई मेरी तारीफ, अब चले, इवेंट शुरू होने वाला ही होगा। कहते हुए दोनों चल दी। एक एक करके कई इवेंट हुए। ये इवेंट देखते ही देखते चर्चा में आ गया। पूर्णिमा को यहाँ न कोई संकोच था न कोई रोक टोक, इसलिए वह हर इवेंट का खुलकर आनंद ले रही थी। हर एक इवेंट में उसका बेहद खूबसूरत और अलग लुक था। इसी बीच ब्यूटिशियन प्रतियोगिता भी हुई। पूर्णिमा ने अपना बेस्ट दिया। इवेंट के आखिरी दिन विजेता की घोषणा होनी थी। एक एक करके परिणाम घोषित हुआ। पूर्णिमा किसी नंबर पर नहीं थी, न फर्स्ट न सेकंड और न ही थर्ड। उसे किसी नंबर पर आना भी नहीं था। उसकी चाह पहले, दूसरा या तीसरे पायदान पर खड़े होने की नहीं थी। उसकी ख्वाहिश तो बस फिर ये अपनी जुल्फ़ों को अपने हिसाब से लहराने की थी। उसकी ख्वाहिश तो बस कुछ दिनों खुद को खुद के अनुसार रखने की थी। पूरा इवेंट कई चर्चित सोशल साइट पर लाइव था। पूर्णिमा उन 3 दिनों में पहचान में ही नहीं आ रही थी। वह आज आनंद की पत्नी और 2 बच्चों की मां नहीं, बल्कि अपने नाम के अनुसार पूर्णचंद्र सी लग रही थी। पार्थ और पर्व इतनी खूबसूरत माँ को देखकर खुश हो रहे थे और अनंत अपनी इतनी प्यारी स्मार्ट लुक वाली वाइफ को देखकर गर्व से फूले नहीं समा रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने कभी अपनी पूर्णिमा को उसके खुद के हिसाब से रहने ही कहाँ दिया। वे कभी खुद के अनुरूप खुद को संवार ही नहीं पाई। हर इंसान को कोई ना कोई शौक़ होता है। उसका शौक़ दूसरों को और खुद को सजाने का था। शायद अनंत ने यह समझने में देरी ना की होती तो वह भी आज मेकअप प्रतियोगिता के पहले, दूसरे या तीसरे नंबर पर होती। कुछ सोचते हुए अनंत ने खुद और बच्चों से ये वादा लिया कि अब उसकी माँ और अनंत की पत्नी अपने हिसाब से रहेंगी। अब से वह दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए सजेगी।